बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गानियुर रहमान यूसुफ जी हाजिर है आपकी खिदमत में जापान से। आज आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास एक मैसेज है जो हमारे एक दोस्त जापान में मुकीम है, एक टीवी चैनल के न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं। उन्होंने मुझे भेजा था मैसेज और मैं चाह रहा हूँ कि हूबहू आपको पढ़ के वो सुनाऊँ। जो लोग जापान आना चाहते हैं या ओवरसीज़ में जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, बस किसी भी तरीके से पाकिस्तान को छोड़ के मजदूरी के लिए जाना चाहते हैं, जैसा ये पीछे अभी जो वाक़या हुआ है, बहुत सारे पाकिस्तानी समंदर में डूब के शहीद हो गए, तो बहुत अफसोस है। मैं अपने वो दोस्त की जो उन्होंने मैसेज भेजा वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा पैगाम है आप सबके लिए, तो सुने आप, वीडियो लास्ट तक देखें सारी। हमारे भाई ने बहुत प्यारा मैसेज लिखा है, मैं चाह रहा हूँ कि आप तक पहुँच जाए। बेचारे पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हम सोशल मीडिया पर फैल लोग, जिन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस वक्त बढ़ जाती है जब आपके चाहने वाले या आसान अल्फाज में फॉलोइंग बढ़ जाती है तो लोग आपको पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपकी बात पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, आपसे मशवरा लेना शुरू कर देते हैं। असल इम्तिहान आपका इस वक्त शुरू होता है जब आपने फैसला करना होता है कि आपने इस मकबूलियत को किस तरह हजम करना है। मेरी कोई ख़ास फॉलोइंग तो नहीं, लेकिन कोशिश यही होती है कि कोई भी पोस्ट की जाए तो इसकी एक बार तस्दीक ज़रूर कर ली जाए। बहुत अच्छी बात की है। मैं भी अक्सर देखी मैं पोस्ट आगे कर देता था, तो मेरी भी अब आइंदा कोशिश यही होगी कि पहले तस्दीक कर लूँ फिर आगे पोस्ट कर लूँ। और सियासी पोस्टें तो मैंने वैसे भी छोड़ दी हैं, किसी भी पार्टी की सियासी पोस्ट मैं नहीं करता। तो वो बोलते हैं कि तस्दीक ज़रूर कर ली जाए, या किसी खबर की समझ नहीं आ रही तो इसको अच्छी तरह समझकर आगे लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी कोई भी गलत खबर या इंफॉर्मेशन किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कड़वी मगर सच्ची खबर देने पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बिल्कुल यही बात है, जब आप सच्ची बात करते हैं, सही बात करते हैं, उस पर लोग तनकीद भी करते हैं, तो हम लोग तनकीद बर्दाश्त करेंगे। फिर आगे हमारा दोस्त बोलता है जो कि तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जो कि चलता है क्योंकि आपका ज़मीर अंदर से मुतमईन होता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि खबर किसी और ने लगाई होती है और लोग मुझ नाचीज़ को फ़ोन करके इसकी तस्दीक कर रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल वजह है। ये जो हमारा प्यारा दोस्त है, प्यारा भाई है, मैं भी अक्सर कोई मालूमात लेनी होती है तो मैं इस भाई को फ़ोन करता हूँ। नाम मैं इसलिए उनका नहीं ले रहा, पहले एक मरतबा मैंने एक वीडियो में उनका नाम लिया था तो उन्होंने फिर गिला दिया था कि भाई मेरा नाम नहीं लेना था, तो नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, तो वो कहते हैं जी आजकल सोशल मीडिया पर खासकर ओवरसीज समंदर पान में सुनहरे ख्वाब दिखाने वाली वीडियो बेशुमार नज़र आती हैं, और यही बात है और हकीकत भी है, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठे होते हैं तो वो लोगों को ख्वाब दिखाते हैं। अगर मैं लैंड क्रूज़र में घूम रहा हूँ या बड़े बड़े होटलों में घूम रहा हूँ, खाने खा रहा हूँ, वीडियो और तस्वीरें बना के शेयर करता हूँ, तो आप ये मत समझें कि गनी यूसुफ जी ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, लैंड क्रूज़र में फिर है या जो है ना बड़े बड़े होटलों में घूम रहे हैं। जापान में हर होटल ही बड़ा है, और जैसे पाकिस्तान में पीसी होटल है और जापान में आम होटल है, वो भी जो है ना पीसी के बराबर है, और उसका खाना तकरीबन रेट एक जैसी है। आम होटल में खाएं या पीसी के बराबर के होटल में भी खाएं तो रेट तकरीबन एक जैसी है, सबका थोड़ा बहुत फ़र्क है, इतना नहीं है। पाकिस्तान में तो हम जापान वाले लोग भी पीसी में जाते हुए एक बार घबराते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये कह रहा था जी कि आप लोग वहाँ पाकिस्तान में बैठ के देखते हैं कि ये लोग जो है ना बहुत सैड हैं, बस हम भी वहाँ जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो भाइयों, जापान में जो अपने आप को अरबपति खरबपति जो अपने आप को कहता है मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ, वो भी जब दिन को काम कर रहा होता है तो उसके कपड़े फटे पुराने और गंदे कपड़े होते हैं। मजदूरी यहाँ पे हो रही होती है। जो फैक्ट्री का मालिक जो एक दिन की लेबर की
हजारों मान यानी कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जो एक दिन की लेबर की तनख्वाह दे रहा होता है, वो भी लेबर के साथ मजदूरी कर रहा होता है दिन में गंदे कपड़ों में। तो शाम को अगर वो साफ कपड़े पहन के टाई वगैरह लगा के रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा के तस्वीर शेयर कर दे तो आप कहेंगे ये तो बहुत अमीर आदमी है। जो फैक्ट्री का मालिक है, ये एक बात आप नोट कर लें, पॉइंट बहुत कीमती पॉइंट है। जापान में जो बहुत बड़ी यानी कि सुजुकी कंपनी कह लें, होंडा कंपनी कह लें या कोई भी कंपनी, ये जो मशहूर कंपनी है जो पाकिस्तान में लोग जानते हैं, उनके जो मालिक हैं वो भी दिन को मजदूरी करते हैं फैक्ट्री में, और उनकी तनख्वाह भी जैसे एक आम आदमी की तनख्वाह होती है वैसे उनकी भी तनख्वाह होती है, और वो उसी तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। जो कंपनी की जो आमदन होती है वो उनकी नहीं होती। तो ये यहाँ पे सब बराबर है, गरीब अमीर सब बराबर है। फिर आगे हमारा भाई कहता है जी देखने वाले को एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से है। इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में आसान शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं और इस आसानी के चक्कर में बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, और कई लोग तो अपनी जान से भी जाते हैं। जैसा कि हाल ही में आप सब ने देखा जो कुछ यूनान के सैल पर हुआ। बहुत सारे यूनान में कश्ती डूबने से हमारे पाकिस्तानी फौत हो गए। इस पे मैं अपना थोड़ा सा तबसरा करूंगा कि ये क्यों ये वाक़या पेश आया। इसके कातिल हमारे हुक्मरान हैं, इसके कातिल हमारा मुआशरा है, इसके कातिल हम सब हैं। क्यों कि अगर हमारे हुकूमत, हमारे मुल्क के हालात, गुर्बत ना होती, रोजगार होता, तो कोई भी ऐसे 2 नंबर तरीके के साथ बाहर के ख्वाब ना देखता, बाहर ना जाता। आप सऊदी अरब को देख लें, दुबई के लोगों को देख लें, वो कहीं नहीं जाते, ज़्यादातर वो अपने मुल्क में ही रहते हैं। तो जब आपके अपने मुल्क में रोज़गार है तो आप कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अवाम को रोज़गार दे, पानी बिजली गैस दे, सहूलतें दें। अगर वो अपने मसले मसाइल से निकल आए तो फिर जापान से भी वो भाई हमारा बोलता है जी जैसा कि हाल ही में आप सब ने देखा जो कुछ यूनान के सैल पर हुआ, और यूट्यूबर व्लॉगर भी जानते हैं कि ऐसी वीडियो बनाने से एक्सेस बढ़ता है और कमाई भी होती है। सही बात कह रहे हैं कि इस तरह की वीडियो बनाएं, जापान आ जाएं, जापान में बहुत सोना है, जापान में बहुत काम है, जापान में लाखों रुपए की तनख्वाहें हैं। तो जो भाई आपको वीडियो बना के कहता है जापान में लाखों की तनख्वाहें हैं, करोड़पति हो जाता है आदमी, अमीर हो जाता है। मुझे 13-14 साल हो गए जापान में, और पाकिस्तान वाली हिसाब है, जो कमाते हैं खाते हैं, टैक्स देते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। बचत वाला काम नहीं है। हाँ बचत होती है। जो लोग नए आते हैं, पहले 4 साल नामीन में रहते हैं, उसमें उनका टैक्स वगैरह कम होता है, नहीं होता, ना होने के बराबर ही होता है, तो वो पैसे जोड़ लेते हैं। और इसके अलावा जो परमानेंट रहते हैं जापान में मुकीम है, उनके पास वो जैसे जापानीज रह रहे हैं वैसे ही रह रहे हैं, उनके भी बचत के हिसाब नहीं होता, चाहे वो जितने मर्जी पैसे कमा रहा हो। तो अगर आपको कोई बोलता है कि जापान आ जाए, जापान आ जाए, वो आपको सुनहरे ख्वाब दिखा रहा होता है और झूठ बोल रहा होता है। जापान से अभी बहुत सारे पाकिस्तानी जो पुराने हैं वो जापान छोड़ चुके हैं, जापान से दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए हैं कारोबार के सिलसिले में। यहाँ पे टैक्स और अखराजात की वजह से कि यहाँ पे जो है ना टैक्स बहुत हैं, खर्चे बहुत हैं और कमाई आमदन बहुत कम है। इस वजह से लोग जो है ना दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए हैं पुराने लोग। और कुछ लोग जो है ना हालात के परेशानी की वजह से इस मुल्क ही छोड़ गए, पाकिस्तान चले गए पक्की। और कुछ लोग जिन्होंने 2 नंबरियां की, क्रेडिट कार्ड, बैंक से लोन और किस्तों की गाड़ियां, वो जो है ना वापस नहीं कर सके पैसे, तो भागे यहाँ से। तो इस तरह जो पुराने लोग हैं वो काफ़ी यहाँ से चले गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। हमारे मेरे साथ के जो 12, 13, 14 साल पुराने लोग हैं उसमें से बहुत कम लोग रह गए हैं, और जो मेरे से पुराने थे जिन्हें 20-25 साल हो गए वो तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आते हैं। तो जापान में इतना नहीं है। हाँ जापान एक खूबसूरत मुल्क है, जापान में ला कानून वो एक बेहतर है, पानी बिजली गैस की सहूलतें हैं, हॉस्पिटल की सहूलतें हैं, और भी जो है ना बहुत ऐसी सहूलतें हैं। पर जो ख्वाब पाकिस्तान में बैठ के लोग देखते हैं वो चीज़ नहीं है। तो जापान से भी माजी में और अभी भी ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसमें लोगों को बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में बैठकर या कबाड़ियों के यार्ड पर जाकर
स्क्रैप की गाड़ियों को तोड़ फोड़ करके पाकिस्तान में लोगों को तासर देने की कोशिश की गई है। यानी कि हमारा दोस्त बोल रहा है कि कुछ लोग लैंड क्रूजर में जाके वो खाई दाई उसे बोलते हैं, यानी कि वो टुकड़े करने वाली गाड़ियां जो होती हैं वो तोड़ के लोगों को बताते हैं कि यहाँ देखो हम गाड़ियां तोड़े हैं और ये जो है ना बहुत अमीर मुल्क है। तो वो गाड़ियां जो होती हैं वो स्पेयर पार्ट्स के लिए होती हैं। तो ये उसका जिक्र बीच में कर रहे हैं भाई। हमारे पाकिस्तान में लोगों को तसल्ली ज़्यादा कोशिश की गई है कि जापान जन्नत से कम नहीं है और यहाँ दौलत के पहाड़ लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को शायद मालूम नहीं इन जैसी किस्मत लेकर हर कोई पैदा नहीं होता। यानी कि ये उन लोगों का कह रहे हैं कि जो गाड़ियां वगैरह तोड़ते हैं ना, फिर जो है ना महंगी से महंगी गाड़ी लोन पर ले सकते हैं या रेंट पर भी दस्तयाब है। आप लैंड क्रूजर के आप अगर हेलीकॉप्टर भी लेना चाहते हैं तो आपको किराए पे मिल सकता है। फिर इसके बाद अरबों का कारोबार असल में बैंकों की अमानत है। स्क्रैप यार्ड में जो गाड़ी आप तोड़ फोड़ रहे हैं इसकी जापान में कीमत कचरे की सी है। तो जापान में रहने वाला यही जानता है, पाकिस्तान में रहने वाला गरीब के लिए तो वाह एन दिखावे की वीडियो से दो नुकसान होते हैं। एक तो गरीब के दिल में जापान पहुंचने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है और दूसरा एजेंट अपने दान तेज करना शुरू कर देता है। बिल्कुल यही बात है। एजेंट जो है ना 20 से 30 लाख रुपए जापान का लेते हैं। तो मेरी पाकिस्तानियों से अपील है, जो लोग जापान आना चाहते हैं और एजेंटों के पीछे फिरते हैं और जिसके जेब में 20 से 30 लाख रुपया है एजेंट को देने के लिए, मुझे दिन में रोजानी फोन आते हैं, पता नहीं कितने फोन आते हैं कि भाई हम आपको 30 लाख देते हैं, हमें वीजा लगवा दें। तो मैं उन्हें बोलता हूँ अल्लाह के बंदे, अगर आपके पास 30 लाख पाकिस्तान में है तो आप पाकिस्तान में अरबपति खरबपति बन सकते हैं उस 30 लाख से। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि आपके पास पैसा है तो आप उससे डबल ट्रिपल हो जाता है और वहाँ पे टैक्स भी इतना नहीं है। तो अल्लाह के बंदों वो पैसे पाकिस्तान में लगाओ और वहाँ बिजनेस करो, बहुत पैसा वहाँ। जापान में या बाहर वो लोग जाते हैं जिनकी जेबें खाली होती हैं, जैसे हम आए थे गरीब गुरबा थे, अब जाके कि 13-14 सालों में सेट हुए हैं। तो फिर वो हमारा भाई बोलता है कि एजेंट भी दान तेज करना शुरू करते हैं। ऐसी मिसालें हमने माजी में भी देखी और हाल में भी। बेशक जापान जन्नत से कम नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए जिनके पास आला तालीम है, यानी कि बहुत आला तालीम हासिल की है जापान में, जिनके पास कोई हुनर है या आप हुनरमंद हैं और आपको जापानीज फैक्ट्री में काम मिला हुआ है। फिर इसके बाद क्योंकि जुबान हुनर है, इनमें से भी हर कोई कामयाब नहीं होता क्योंकि जुबान इनकी कामयाबी में अहल होती है। बहुत सारे पुराने लोग हैं मेरे समेत कि हम वैसे जुबान नहीं बोल सकते जैसे कि एक स्कूल का बच्चा, कॉलेज का बच्चा बोलता है, हमें वैसे और लिखना पढ़ने भी नहीं आती। या ऐसे लोग नाकाम होते हैं जिनके पास आगे का प्लान नहीं होता। यानी आपको अगर जुबान लिखना पढ़ना नहीं आती और आपको कोई प्लानिंग नहीं है, बस खा रहे पी रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो भी नाकाम है। आखिर में यहाँ जो पुराने पाकिस्तानी है वो बेचारे फिर जो है ना गुर्बत की लकीर में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, एक दूसरे से पैसे मांग रहे होते हैं क्योंकि काम नहीं कर सकते। तो ये उनका जिक्र है। ऐसे लोग जिन्होंने जापानी जुबान पर अबूर हासिल कर लिया, समझ लो जापान इसका हुआ। यानी कि जापान आने के लिए मेन चीज, यूरोप आप जाते हैं वहां पे इंग्लिश चल जाती है, पर जापान आने में आपको लैंग्वेज जापानीज आनी चाहिए। अगर जो आप आ गए हैं यहाँ पे तो यहाँ पे स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, यूनिवर्सिटी में पढ़ें, फिर उसके बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर हमारा भाई बोलता है, समझ लो जापान इसका हुआ। इस साल के शुरू से ही एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की जापान विजिट पर आई, तो टूरिस्ट वीजे पर आई हैं और अभी भी आ रही हैं, जिनमें से ज्यादातर की कोशिश होती है कि वो किस तरह जापान में ही सेटल हो जाएं और बहुत से तो आते ही रिफ्यूजी सियासी पनाह सैलम के लिए दरख्वास्त भी दे देते हैं, जो कि गलत तरीका है। जो लोग खुद वीजा लगवा कर आते हैं इनकी तो कुछ बचत है, लेकिन जो लोग लाखों रुपए एजेंटों को दे कर आते हैं इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और नया कानून आने के बाद 30 लाख रुपए आप एजेंट को दे के आते हैं और यहाँ पे आके आप सालम डालते हैं और अगर आपके सालम के कागज नहीं जमा होते तो आपको वापस जाना पड़ता है। अभी कानून बहुत सख्त हो गया। अगर आपको जापान में कोई मुकीम अपना एड्रेस नहीं देगा तो आपके कागज ही नहीं जमा होते, वो अपनी गारंटी नहीं देगा तो आपके कागजात जमा नहीं होंगे और आपको वापस जाना पड़ेगा और आपका 30 लाख रुपया डूब जाएगा। जो लोग लाखों रुपए एजेंटों को देकर आते हैं इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और नया कानून आने के बाद यहाँ पे एक बात ये भी बता दूं, 30 लाख आप दे के आते हैं, 9 महीने यहाँ पे आपने बैठ के खाना होता है,
काम नहीं कर सकते, 50,000 घर का किराया, खाना पीना, बिजली, यानी कि लाख रुपया महीना आपने खर्च करना है, जापानीज लाख, पाकिस्तानी 2 लाख रुपया। 9 महीने बाद आपको काम की इजाज़त होगी, ये भी आपका खर्चा है। और नया कानून आने के बाद आप तो मजीद खतरा बढ़ गया, क्योंकि नए कानून के मुताबिक अगर तीसरी अपील पर आप इमिग्रेशन ऑफिसर को मुतमईन नहीं कर पाए, यानी कि एक बार आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए, रिजेक्ट हो गए, फिर जमा कराए, रिजेक्ट, तीसरी मरतबा फिर जमा कराए और आप इमिग्रेशन ऑफिसर को मुतमईन नहीं कर पाए, या वो समझता है कि आप रिफ्यूजी स्टेटस लेने के मजाज नहीं हैं, तो आपको डिपोर्ट कर सकता है। यानी कि जब आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, आप बातें कर रहे होते हैं, सामने इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है, आप जो बात मुंह से निकालते हैं दूसरे कमरे में वो टैप होकर प्रिंट उसके निकल आते हैं, आपको इल्म ही नहीं होता उसका। आपके टेबल के नीचे माइक लगा होता है और अगले दूसरे इंटरव्यू में आप जब फिर बात करते हैं, फिर आप बयान चेंज करते हैं, वो भी उनके पास आ जाता है, तीसरे में भी आ जाता है, तीसरे में फिर वो आपको बोलता है सामान उठाओ और जाओ, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हो, तो आपका 30 लाख डूब गया। रिफ्यूजी लेते डिपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसे रिफ्यूजी जो लंबे अरसे से लाइन में लगे हुए हैं, जिनको काम करने तक की इजाज़त नहीं मिलती, हमारे ही भाई इनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और इनको काम देकर इन पर एहसान करते हैं, तो खैर न होने के बराबर होती हैं। यानी कि बहुत सारे अवस्थे लोग और बहुत सारे नामीन के जिनके ख़त्म हो रहे हैं, वो यार्डों पे काम कर रहे होते हैं। जून जुलाई की गर्मी में अगर यार्ड में कोई पाकिस्तानी या कोई जापानीज जैसी इन होता है गेट में, तो वो बेचारे जाके जो खाई दाई यानी कि तोड़ने वाली गाड़ियां होती हैं उनमें किसी में घुस के बैठ जाते हैं छुप के। मैंने कई मरतबा देखा है, और पसीने बह रहे होते हैं और उसमें छुपे होते हैं कि हमें कोई देख ना ले। ये जिंदगी। और उनकी तनख्वाह उन्हें कितनी देते हैं? लाख रुपए तक देते हैं, खाना पीना रिहाइश, वो भी 1 महीना देते हैं, 1 महीना नहीं देते हैं। काम देकर इन पर एहसान करते हैं, तनख्वाहें ना होने के बराबर होती हैं और बेचारे अपनी गलतियों की कीमत अदा करते नजर आते हैं। 30-40 लाख खर्च करके जापान आने वालों से गुजारिश है कि 50-60 हज़ार रुपये जापानी सीखने पर खर्च करें। N4 या N5 तक की जापानी तालीम लें और अपनी तालीम या हुनर की बुनियाद पर लीगल तरीके से जापान आए। दूसरों का मुंह लाल देकर अपना मुंह चपेड़ों से लाल मत करें। यकीन करें जापान में इलाज बहुत महंगा है। ये उनके आखिरी अल्फाज हैं। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें भी मैंने यही आप पे जोर दिया था कि जापानी ज़बान सीखें। अगर आपको जापानी ज़बान नहीं आती तो बेकार है, ज़बान पे जोर दें। नेट से, गूगल से, यूट्यूब से सीखें। और हमारे भाई ने बहुत अच्छा पैगाम दिया, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। और जो लोग 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान से आउट होना चाहते हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि खुदा अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें। पाकिस्तान में मजदूरी कर लें, पर 2 नंबर तरीके से बाहर मत जाएं। अगर किसी भाई को वीज़े के बारे में, जापान की इमिग्रेशन के बारे में कोई मालूमात चाहिए हो तो इस पे मैसेज कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसे गाइड करूंगा फी सबीलिल्लाह। ना मैंने किसी से रिश्वत लेनी है, ना मैंने किसी से पैसे लेने हैं, ना मैं एजेंटी करता हूँ। सिर्फ आपसे आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। अपनी दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।